हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। प्री मिक्स में हम डेली 5 MCQs डिस्कस करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड ईच डे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है इम्यूनिटी पासपोर्ट से रिलेटेड। 4 ऑप्शन हैं आपके पास, आपको बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। पहली ऑप्शन कह रही है इम्यूनिटी पासपोर्ट्स उन सिटीजन्स के पासपोर्ट्स हैं जिनकी कंट्री में अभी तक कोविड-19 का अफेक्ट नहीं हुआ। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि जो लोग ऑलरेडी रिकवर हो चुके हैं कोविड-19 के, उनको एक स्पेशल सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसको इम्यूनिटी पासपोर्ट बोला जा रहा है। तीसरी स्टेटमेंट है कि एक मेडिकल टर्म है जो हम एसिम्प्टोमेटिक पीपल, यानी जो लोग जिनमें कोविड के लक्षण हमें दिख नहीं रहे एंड हो सकता है वो कैरियर्स हों, उनको जो हम पासपोर्ट्स दे रहे हैं वो इम्यूनिटी पासपोर्ट्स हैं। या फिर डी ऑप्शन कि जो हाई डिग्नेटरीज़ एक पर्टिकुलर नेशन के जब किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो जिस पासपोर्ट पर वो ट्रैवल करते हैं उनको हम इम्यूनिटी पासपोर्ट बोलते हैं। तो आप थोड़ा सोच सकते हैं इसके बारे में, एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी। तो इम्यूनिटी पासपोर्ट्स बेसिकली उन लोगों को स्पेशल सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, रिस्क फ्री सर्टिफिकेट्स भी बोला जा रहा है इनको, जो लोग ऑलरेडी रिकवर हो चुके हैं फ्रॉम कोविड-19। तो एजम्पशन इसके पीछे ये है कि ये लोग फॉर सम पर्टिकुलर टाइम इम्यून रहेंगे इस वायरस से। एंड दूसरी एजम्पशन इससे बड़ी जो और क्या है कि ये बिलीव कि एक बार अगर ये वायरस हो गया एंड बॉडी ने इम्यूनिटी डेवलप कर ली इस वायरस के ऊपर, तो हो सकता है दोबारा वायरस उस पर्सन को अटैक ना करे। एंड जो लोग ये इम्यूनिटी पासपोर्ट होल्डर होंगे उनको जो रिस्ट्रिक्शंस हैं क्वारंटीन की ट्रैवल के दौरान, वो भी उनको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन में आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं 1 और 2 में से। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि 5G टेक्नोलॉजी एक नई डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है जिसको मैसिव मीमो बोलते हैं, जिसका मतलब है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। एंड दूसरी स्टेटमेंट है दैट दिस मीमो इज़ एक एंटेना टेक्नोलॉजी जो रेडियो लिंक को इम्प्रूव करती है बाय यूजिंग मल्टीपल पाथ्स ओवर विच सिग्नल्स ट्रैवल फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। यानी इसके थ्रू वेरियस ऐसे, अगर आप ऐसे समझ सकते हैं कि मल्टीपल रोड्स जा रही हैं जिसके तहत एक सिटी से दूसरी सिटी चीज़ें जा रही हैं। सो दिस इज़ द सेम थिंग यहाँ पर जैसे बोल रहे हैं कि मल्टीपल पाथ्स के थ्रू जो डेटा है वो ट्रांसफ़र होता रहेगा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। यू कैन थिंक अबाउट इट। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी। दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। एंड यहाँ पर थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है, मीमो का मतलब यही है मल्टीपल इनपुट, है ना, और मल्टीपल आउटपुट। जैसे प्रेजेंटली क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस में है या फिर आप किसी स्टेडियम में हैं, मैच देख रहे हैं ना, तो उस टाइम पर यू फील कि आपका ना इंटरनेट चल ही नहीं रहा, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल एक ही जगह पर कंसंट्रेटेड हैं एंड सभी एक पर्टिकुलर टावर से ही पूरी जो अपना डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड है ले रहे हैं, तो उस रिले स्टेशन पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ जाता है। लेकिन अगर 5G टेक्नोलॉजी होगी तो चाहे जितने मर्जी लोग एक पर्टिकुलर जगह पर कंसंट्रेटेड हों, उनको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो दिस इज़ व्हाट मीमो इज़। ठीक है। एंड 5G में तो हम मैसिव मीमो यूज़ कर रहे हैं, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन बेसिक साइंस से रिलेटेड है। आपको बताना है सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जाम्पल इन तीनों में से कौन सा है। क्या एक कार जब टर्न करती है तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कर रही है। Second statement, spinning a ball on a string, and the third is passengers feeling pushed outward on a merry-go-round, यानी जो लोग बाहर को धक्का लग रहा है। तो अगर ऐसे हिंट के तौर पर मैं बता दूं आपको कि ये जो दोनों एग्जाम्पल्स हैं ये इनवर्ड फोर्स के हैं, यानी इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको अंदर की तरफ खींचा जा रहा है। ये जो तीसरा एग्जाम्पल है इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो बाहर की तरफ धकेला जा रहा है। तो इसी के ऊपर अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑल्दो मैंने काफ़ी आपके लिए आसान कर दिया, इसके बाद आंसर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो प्लीज़ गो रीड NCERTs। बेसिक साइंस से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कभी भी बन सकती है, यू नेवर नो। एंड और नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकती, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो प्लीज़ बेसिक साइंस को भी आप इग्नोर मत कीजिएगा। एंड इफ़ यू वांट, हमने पूरा बेसिक साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री कवर कर दी है हमारे लेक्चर्स में भी, तो यू कैन वॉच दोज वीडियोज़ एज वेल। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका थोड़ा सोचिए। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन 1 एंड 2, यानी जो स्टेटमेंट 1 एंड 2 सॉरी, ऑप्शन बी। तो पहला और दूसरा जिसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं अंदर की तरफ आ रहे हैं वो एग्जांपल्स हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो जो सेंट्रीपिटल का मतलब ही क्या है कि पुलिंग टुवर्ड्स द सेंटर। एंड अगर आप देखें
स्पिनिंग अ बॉल ऑन अ स्ट्रिंग, वो भी उस किस वजह से अटैच्ड है, क्योंकि उसको एक अंदर की तरफ जो फोर्स है वो खींचकर जोड़े रख रहा है ना। और जैसे हमारी जो सैटेलाइट्स होती हैं, सैटेलाइट्स भी तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही उसके हमारे अर्थ के, या लगा लीजिए अर्थ सन के अराउंड इसी वजह से घूम रही है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ने पकड़ कर रखा हुआ है। अगर ना होता तो किसी भी वक्त जो एक टेंजेंशियल मोशन में जो हमारा ऑब्जेक्ट ऑर्बिट को छोड़ जाता। एंड जो सैटेलाइट लॉन्च के टाइम पर भी हम इसी टेक्नोलॉजी या इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं कि हमारा जो रॉकेट है वो इस स्पीड से सैटेलाइट को ऊपर लेकर जाकर घुमाना स्टार्ट करता है कि वो एस्केप वेलोसिटी रीच कर जाता है। इसको एस्केप वेलोसिटी वो स्पीड है जिसके बाद जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो वीक हो जाएगा, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि आउटवर्ड थ्रोइंग है जैसे हमने यहाँ पर देखा वो स्ट्रांग हो जाएगा, एंड फिर उसके बाद सैटेलाइट एस्केप कर जाएगी अर्थ के एटमॉस्फेयर से। फोर्थ क्वेश्चन, आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा इनकरेक्ट है। तो ऑपरेशन वेनिला क्या मैडागास्कर के कॉन्टेक्स्ट में है, एंड ऑपरेशन संकल्प क्या पर्शियन गल्फ के कॉन्टेक्स्ट में है। सो थोड़ा सोचिए, काफ़ी रिसेंट डेवलपमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन है, एंड द करेक्ट आंसर इज़ डी, नाइदर वन नॉर टू, यानी दोनों ही करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा था ना, तो इसमें कभी धोखा नहीं खाना प्लीज़। ये काफ़ी ऐसे इजी हमें जो क्वेश्चन आता भी होता है, अगर हम गलत मार्क कर देंगे तो दैट वुड बी डिज़ास्ट्रस, तो इसीलिए ये ध्यान रखना है। ऑपरेशन वेनिला किससे रिलेटेड है? ऑपरेशन वेनिला रिलेटेड है नेशनल डिज़ास्टर, जो फ्लड आए थे मैडागास्कर से, तो वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन वेनिला चलाया गया था। एंड इंडियन नेवी ने ऑपरेशन संकल्प चलाया जब ईरान और यूएसए में जो टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, एंड इंडियन वेसल्स को स्क्रैच फ्री एस्केप देने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन संकल्प। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर के कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन है, इंडिया इसका मेंबर है। आपको दोस्तों कमेंट्स में बताना है कि इंडिया के अलावा और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो ITER पर काम कर रही हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये सक्सेसफुल होता है तो इसमें से डायरेक्ट जो एडवांटेज है इंडिया के लिए क्या होगी। तो ऑप्शन 4 आपके पास अवेलेबल हैं। ऑप्शन पहला कह रहा है कि इट कैन यूज़ थोरियम इन प्लेस ऑफ यूरेनियम। जैसे आपको पता है इंडिया का जो एजेंडा है वो क्या है कि पहले हमारा 3 स्टेज का न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना, एंड द थर्ड स्टेज इज़ थोरियम। इसमें हम थोरियम को यूज़ करेंगे एज अ न्यूक्लियर फ्यूल, एंड थोरियम के भंडार हैं इंडिया में, मोनाजाइट सैंड्स होती हैं जहाँ से थोरियम हम रिकवर कर सकते हैं। सो इनफैक्ट इंडिया को सऊदी अरेबिया ऑफ थोरियम भी हम बोल सकते हैं, इतना ज़्यादा थोरियम है हमारे पास। लेकिन अभी तक सैडली टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई कि हम थोरियम को यूज़ कर पाएँ हमारे पावर जनरेशन के लिए। तो क्या ITER के बाद हम ये कर पाएंगे? सेकंड स्टेटमेंट, इट अटेन्स अ ग्लोबल रोल इन सैटेलाइट नेविगेशन, तो सैटेलाइट नेविगेशन से रिलेटेड है ये। या फिर इट कैन ड्रास्टिकली इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ इट्स फिशन रिएक्टर्स इन पावर जनरेशन, यानी जो हमारे फिशन रिएक्टर्स हैं उनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कि कम फ्यूल में ही ज़्यादा एनर्जी जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे हम। या फिर ऑप्शन डी, ये फ्यूजन रिएक्टर्स को स्टार्ट कर पाएंगे हम बनाना इसके बाद, इस टेक्नोलॉजी के बनने के बाद फॉर पावर जनरेशन। तो थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करंट अफेयर से रिलेटेड ये टॉपिक है, एंड द करेक्ट आंसर इज़ डी, फ्यूजन रिएक्टर से रिलेटेड है। ऑलरेडी फिशन रिएक्शन जो रिएक्टर्स हैं वो तो हमने डेवलप कर लिए हैं, लेकिन जो फ्यूजन रिएक्टर्स हैं उसके ऊपर अब काम चल रहा है। एंड आपको एक और चीज़ जो मुझे बतानी है कमेंट्स में, कि जो हमारी सोलर एनर्जी है, जो सन एनर्जी प्रोड्यूस करता है, क्या वो फिशन से होती है या फिर वो फ्यूजन से होती है। ठीक है जी, सो करेक्ट आंसर हमने देख लिया। ITER के ऊपर भी हमने थोड़ा देख लिया, मेगा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है जो फ्यूजन रिएक्टर्स को बनाने के लिए काम कर रहा है। एंड आपने कमेंट्स में बताना है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ इसमें इंडिया के साथ इन्वॉल्व हैं। अब ये तो रहा वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में हमारा पूरा डिस्कशन। अब जाते जाते आपके लिए एक छोटी सी अपील कि अगर आप पसंद कर रहे हैं वट एवर वी आर डूइंग, तो प्लीज़ कंट्रीब्यूट टू आवर वर्क। कॉन्ट्रीब्यूशंस आप 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। कमेंट कीजिएगा जो भी हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड। अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि हमारे जो दूसरे भाई बंधु हैं उनको भी फ़ायदा होगा उससे। सेकेंडली, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगी है, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लगी है, तो लाइक करिए वीडियो को, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है, द वर्ड स्प्रेड्स एंड दूसरे लोगों के रिकमेंडेड सेक्शन में ये जो वीडियो है वो जाना स्टार्ट कर देगी। एंड फाइनली यू कैन डोनेट टू आवर डोनेशन बटन, हमारी वेबसाइट पर डोनेशन बटन अवेलेबल है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे फ्री
कंटेंट आपको सीमलेसली प्रोवाइड करते रहें तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल बनाने के लिए प्लीज़ डू कंट्रीब्यूट टू अस, डू डोनेट. सो ऑन दैट नोट, थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.